ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेन फीमेल लीड की मॉम मेन फीमेल लीड को उठा रही है क्योंकि वह स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी। और फिर अब हमें मेल लीड दिखाई गई जिसके इंट्रोडक्शन से हमें पता चला कि इसका नाम मोमो है। एज 16 जिसको एलियंस और स्पेस के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट वह स्टडी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी हमेशा क्लास में लास्ट आती है, बहुत मुश्किल से पास हो पाती है, उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं, इसलिए बुली गर्ल से इली बुली होती रहती है। और अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की तो वह उसमें भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, यानी एक तरह से हमारी फीमेल लीड मोमो को कुछ नहीं आता, लेकिन वो दिल की अच्छी है। जिसके बाद अब हमें मोमो के फादर दिखाए गए जो कि मोमो के स्टेप फादर है। उनका एक बेटा है जो कि भर भर के अपने बालों में स्प्रे लगा रहा था क्योंकि उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। बाय द वे इसका नाम है यूचेन, जिसको पसंद है वीडियो गेम्स खेलना या बस अपनी बहन मोमो को परेशान करना। बाहर भी उसके लोगों से लड़ाई होती रहती है जहाँ वह सबसे कहता है कि मैं पेन बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन कभी भी अपना हेयर स्टाइल खराब नहीं करा सकता हूँ। वेल दिखाया गया कि मोमो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी इसलिए जल्दी जाने लगी, यानी उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, बस जल्दी से यहाँ से चली गई। फिर अब हम मोमो को स्कूल जाते हुए देखते हैं और यह भी दिखाया गया कि जब वह स्पेस की बुक्स रीड करते हुए जा रही थी कि तभी उसे बुली गर्ल्स ने रोक लिया एंड बुक छीनकर कहने लगी कि तुम ये क्या बकवास रीड करती रहती हो, तो क्या ये सब रीड करके तुम खुद को कूल दिखाना चाहती हो। बाय द वे इस लड़की का नाम है लीफिक, जिसको पसंद है कमजोर बच्चों को बिलीव करना, स्पेशली मोमो को, एंड ये कभी किसी से डरती नहीं। मोमो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी बुक वापस कर दो तो तब वो सारा मिल्क मोमो के सर पर डाल देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं। फिर यह सभी मोमो की फोटो क्लिक करने लगी ताकि और जगह फोटो को भेजकर मोमो का मजाक बनाया जा सके। मोमो कुछ नहीं कहती क्योंकि वह इन सभी से डरती है और जब जल्दी से यहाँ से जाने लगी तो तब फिर से उन गर्ल्स ने मोमो पर गुस्सा करा कि तुम हमारे आगे चलने की हिम्मत कर कैसे सकती हो, और फिर तभी वह मोमो के बैग का सभी सामान नीचे फेंक देती है एंड उसे वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम याद रहे कि तुम्हें भूलकर भी हमारे सामने स्मार्ट नहीं बनना है। और फिर मोमो के ऊपर हंसती हुई यहाँ से चली गई। मोमो चुपचाप सामान उठाने लगी कि तभी सामने से एंट्री हुई ड्रामा के मेन मेल कैरेक्टर की, जिसका नाम है हेलेन, जो कि मोमो का क्रश है। और अब अगर बात करें हेलेन के इंट्रोडक्शन की तो वह हर चीज में बेस्ट है, यानी स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, स्टडी में भी अच्छा है, हमेशा स्कूल में टॉप करता है, वो कभी किसी चीज में हारा नहीं है, साथ ही वह रिच भी है, हैंडसम भी है, इसलिए स्कूल की सभी गर्ल्स उस पे मरती है, पर उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। वेल वह सामने से आ रहा था और अब क्योंकि ध्यान उसका कहीं और था इसलिए उसकी मोमो से टक्कर हो गई, दोनों नीचे गिर जाते हैं। मोमो देखती है कि हेलेन मोमो की फिक्र कर रहा है, उसके फेस को क्लीन कर रहा है और पूछ रहा है कि तुम ठीक तो हो ना, तो तब मोमो काफी ज्यादा खुश होने लगी क्योंकि यह बात उसके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं कि उसका क्रश हेलेन उसकी फिक्र कर रहा है, पर अफसोस यह उसका ड्रीम ही था, यानी मोमो की सिर्फ एक इमेजिनेशन। जबकि प्रेजेंट में हेलेन मोमो पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे सामने क्यों आए। हेलेन का दोस्त मोमो से कहता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना ताकि हेलेन की अटेंशन पा सको, तो तब मोमो मना करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये दोनों बिना उसकी पूरी बात सुने यहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ डेंगनान ने मोमो की हेल्प कराई ये पूछते हुए कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर वह भी उसे बाय करके यहाँ से चला गया। वेल अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ जब जैसी मोमो आए तो उसे टीचर डांटती है कि तुम हमेशा लेट आती हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ। कि तभी हमें यहाँ मोमो की बेस्ट फ्रेंड जिंग दिखाई गई जो कि मोमो के लिए बुरा फील कर रही होती है, तो वही बोली गर्ल लीफिक मोमो पर हंस रही थी। टीचर कहती है कि होमवर्क सबमिट कर दो और अपनी डेस्क पर बैठ जाओ, तो तब मोमो को याद आया कि वह तो लीफिक ने खराब कर दिया था, इसलिए जब वह खराब पेज बाहर निकालती है तो तब टीचर मोमो को और ज्यादा डांटने लगी और क्लास से बाहर जाने का बोलती है। हेलेन भी इसी क्लास में था क्योंकि वह मोमो का क्लासमेट है, तो वही लीफिक बस खुश होती जा रही थी मोमो को परेशानी में देखकर। वेल अब हम देखते हैं कि मोमो जब क्लास से बाहर थी तो तब सोचने लगी कि यह लीफिक इसने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रखा है, काश मेरे पास एलियन पावर्स होती तो मैं गुस्से से क्लास में जाती और सभी के सामने अपनी पावर्स से लीफिक का गला पकड़ लेती और उसको बिल्कुल भी छोड़ती नहीं, सभी लोग मुझे देखते रह जाते इंक्लूडिंग हेलेन। फिर मैं हेलेन से कहती कि हाँ मैं एक एलियन हूँ और मेरे पास सुपर पावर्स है, अब तो तुम मुझे पसंद करोगे ना, तो तब वह मुझे एक्सेप्ट कर लेता। वाओ ये सब कुछ कितना अच्छा होता, फिर मैं जो चाहती वह सब कर पाती, कोई भी मुझे रोकता नहीं और ना ही मुझे बुली कर पाता, बल्कि सब मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते। मोमो यही सब सोचते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी स्कूल बेल बजी, यानी लंच टाइम हो चुका था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आने लगे। मोमो का क्रश हेलेन उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है, तो तब मोमो को काफी बुरा लगा। वेल अब जब वह बाहर बैठकर कुछ खा रही थी तो तब उससे लीफिक बोली कि मुझे पता है कि तुम हेलेन को पसंद करती हो, लेकिन उसे भूल जाओ क्योंकि उसे मेरी फ्रेंड एमी भी लाइक करती है जो कि तुमसे था 1000 टाइम्स बेटर है। और फिर जब जाने लगी तो तब मोमो कहती है कि एलियन गॉड प्लीज कभी तो इन लड़कियों को सबक सिखा दो। कि तभी लीफिक नीचे गिरते गिरते बच्ची पर उसका पैर मुड़ जाता है। मोमो खुश होती है ये सब देखकर कि अच्छा हुआ इसके साथ, तो वही लीफिक मुंह बनाते हुए यहाँ से चली गई। जिंग मोमो के पास आए और पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो, तो तब मोमो ने बताया
कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी एलियन गॉड सीक्रेटली मेरी हेल्प कराते हैं। जिन कहती है कि तुम बस अपने ख्यालों में खोई रहती हो कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें हेलेन को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया गया, जहां वो काफी अच्छे से बास्केटबॉल खेल रहा था। हम यहाँ एमी को भी देखते हैं जो कि स्कूल ब्यूटी होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी है। हेलेन और लिफेंग की अच्छी दोस्त भी है और वह चेयर लीडिंग टीम की मेन मेंबर भी है। वेल वो हेलेन को चेयर अप कर रही होती है तो वही मोमो हेलेन की काफी सारी फोटो क्लिक कर रही थी, जो सब करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। फिर जब जिनजिंग आए और पूछती है कि दिखाओ तुमने मेरी कितनी फोटो क्लिक करी है, लेकिन जिनजिंग की एक भी फोटो नहीं होती, सब बस हेलेन की ही फोटो थी। इसलिए जिंग मोमो को डांटती है, लेकिन मोमो का ध्यान एमी और हेलेन पर था कि ये दोनों कैसे साथ में हंसकर बातें कर रहे हैं। जिंग कहती है कि तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों से प्यार है, एक यूनिवर्स, दूसरा सी और तीसरा हेलेन। मोमो कहती है कि सॉरी मैं क्या करूं, हेलेन जब भी मेरे सामने होता है तो उसके अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं, और वैसे भी मेरा प्यार वन साइडेड नहीं बल्कि हेलेन भी मुझे पसंद करता है। और फिर बताने लगी कि जब एक बार मैं हेलेन को स्विमिंग पूल के पास देखने आई थी तो तब मैं उसकी बॉडी को देखती ही रह गई थी कि तभी गलती से मेरा पैर फिसला और मैं पानी में गिर गई, तो तब हेलेन मुझे बचाने आया था और उसने मुझे उठाया भी था, यानी कि वह मुझे पसंद करता है, तभी तो उसे मेरी फिक्र थी। पर जब मैं हेलेन को ऐसे देखकर अपना कंट्रोल खोने लगी थी तो वह मुझे वही पानी में छोड़कर चला गया था। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि हेलेन ने कैसे मेरी फिक्र करी और मुझे बचाया था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो फिर से हेलेन को फॉलो कर रही होती है तो वही हेलेन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि कैसे हेलेन के रिच फादर उसे स्पोर्ट्स के किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। फिर हमें हेलेन के घर का सीन दिखाया गया जहां उसकी अपने फादर से बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि उनके लिए सिर्फ पैसे इम्पोर्टेंट है एंड हेलेन उन्हें अपनी मॉम की डेथ का गुनहगार भी मानता है, इसलिए दोनों अक्सर बस लड़ते ही रहते हैं। वेल ये दोनों दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्होंने मोमो को नोटिस करा और पूछते हैं कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रही हो। मोमो बोली कि नहीं तो मैं तो यहाँ सिर्फ सामान बाय करने आई थी। तो तब हेलेन पूछता है कि बॉय सॉक्स भला तुम इनका क्या करोगी, तो तब वह शर्माते हुए सभी सामान को गिराते हुए यहाँ से भाग गई। वेल अब हम देखते हैं कि हेलेन जब कहीं जा रहा था तो तब उसे एक लिटिल बॉय दिखा जिसकी वह हेल्प कराने लगा, पर जब उस लिटिल बॉय की मॉम यहाँ आए तो उन्हें देखकर हेलेन को अपनी मॉम याद आने लगी कि वह भी कैसे मेरा इसी तरह ख्याल रखती थी, इसलिए प्रेजेंट में वह काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है। वेल अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सभी को बता रही है कि अब से स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम स्कोर के अकॉर्डिंग ही सेक्शंस में बिठाया जाएगा, यानी टॉप स्टूडेंट्स को अलग क्लास में कर दिया जाएगा और वीक स्टूडेंट्स को अलग क्लास में, इसलिए सभी अपने एग्जाम पर अच्छे से फोकस दे और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे। तो तब मोमो का दिल टूट जाता है कि अब भला वो क्या करेगी क्योंकि वह तो स्टडी में बिल्कुल अच्छी नहीं। जिसके बाद अब हम हेलेन को उसके दोस्तों के साथ बातें करते हुए देखते हैं जहां ये सभी कह रहे थे कि हेलेन और एमी तो इजीली एक ही सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्टडी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन लीफे कहने लगी कि मुझे तुम सभी के साथ आने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। कि तभी यह सब हेलेन से मोमो के बारे में डिस्कस करने लगे कि अब कम से कम हेलेन को मोमो से छुटकारा तो मिल पाएगा क्योंकि वह खाली लड़की पूरे दिन सिर्फ हेलेन को फॉलो करती रहती है, उसे परेशान करती है, मतलब कि वह कभी इतने नंबर्स ला ही नहीं पाएगी जो हेलेन की क्लास में आ सके। कि तभी दिखाया गया कि मोमो भी इन सभी की बातों को सुन रही थी एंड उसका दिल टूट जाता है इन सभी बातों को सुनकर कि क्या अब मुझे सच में हेलेन से दूर होना पड़ेगा। इसलिए जब वह कहीं बाहर अपनी मॉम, स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर के साथ डिनर करने आई हुई थी तो तब अपने स्टेप फादर से कहती है कि मुझे होम ट्यूटर चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। स्टेप फादर काफी ज्यादा खुश हो गए और तुरंत इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन मोमो का स्टेप ब्रदर चिढ़ जाता है कि मैं कब से आपसे न्यू लैपटॉप मांग रहा हूँ, मुझे तो आप वह दिला नहीं रहे, बस इस मोमो और इसकी मदर पर अपने पैसे उड़ाते रहते हो। इस टाइप फादर गुस्से से अपने बेटे को चुप होने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह मोमो को काफी कुछ सुनाने लगा कि यह बस उन बेवकूफ एलियंस में खोई रहती है, उनके बारे में सर्च करती है, इसलिए इसे पागल खाने छोड़कर आओ। तो तब मोमो को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वह अपने भाई से लड़ने लगी जिसे वह गिरा देता है। तो तब मोमो रोती हुई यहाँ से चली गई जिसके पीछे पीछे उसकी मदर भी चली गई एंड बाद में स्टेप ब्रदर भी अपने डैड से लड़ने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो तब स्टेप फादर परेशान हो गए कि आखिर मैं इन सभी के बीच में प्यार कैसे लाऊं। वेल अब हम देखते हैं कि मोमो अपने रूम में आकर बुरी तरह रोने लगी और अपने सभी एलियंस कलेक्शन को देखने लग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे पता है तुम सब सच में हो और तुम सब काफी अच्छे भी हो, लेकिन ये दुनिया कभी मुझे या तुम्हें समझ नहीं पाएगी, पर कोई नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम सब मुझे जरूर ढूंढ लोगे। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया जहाँ जिंग मोमो के साथ ब्रॉडकास्ट रूम में है और स्टूडेंट्स को सॉन्ग सुना रही है, लेकिन इस बीच वह गलती से माइक खुला छोड़ देती है और यहाँ ये दोनों हेलान की बातें कर रही थी, इसलिए ये सब बातें पूरा स्कूल सुनने लग जाता है, इंक्लूडिंग हेलान। जिंग मोमो को समझा रही होती है कि तुम्हें हेलान को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। तो तब इसलिए मोमो भी रेडी हो गई कि हाँ ठीक है, मैं हेलान को बता दूंगी कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। जो सबक सुनकर पूरा स्कूल जोर जोर से हंसने लग जाता है, सभी लोग मजाक बना रहे थे और जब ये सब बातें जिंग
जिनजिन को किसी ने कॉल करके बताया कि तुम्हारा माइक ऑन रह चुका है, तो तब वह बुरी तरह शॉक रह जाती है और जल्दी से उसे ऑफ करती है। मोमो को जब ये बात पता चली तो वह भी सदमे में बैठी रह गई कि अब भला क्या होगा। तो वहीं हेलान एमी से कहता है कि मेरे लिए मोमो की एक एक बात बकवास है। तो तब एमी कहती है कि पता नहीं वह ऐसा करती क्यों है, और फिर वह यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे घर जाकर होमवर्क करना था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगजिंग मोमो को मना रही है कि तुम हेलान से फेस टू फेस मिलो और अपनी फीलिंग्स बता दो, भले ही आज जो कुछ भी हुआ है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि हेलान भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। तो पहले तो मोमा मान नहीं रही होती है, मगर फिर फाइनली हिम्मत कर लेती है कि ठीक है, आज मैं उसे सब बता दूंगी। फिर बस होना क्या था, मोमा हेलान से बात करने आए जहां वह वीडियो गेम खेल रहा था। मोमो हेलान से बात करने की कोशिश करने लगती है एंड उसे अपना स्पेस कलेक्शन भी दिखा रही होती है, लेकिन वह ये सब देख ही नहीं रहा था क्योंकि वह गेम खेलने में बिजी था। फिर तभी मोमो अपनी फीलिंग्स बताने लगी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ कि तभी हेलान गेम हार गया, इसलिए बिना कुछ बोले गुस्से से उठकर जाने लगता है। मोमा भी उसके पीछे आए और अब वह अपनी फीलिंग्स बताने के चक्कर में हेलान को इरिटेट कर रही होती है, इसलिए हेलान काफी जोर से मोमो पर चिल्लाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो। तो तब पहले तो मोमो बुरी तरह शॉक रह जाती है हेलान के चिल्लाने की वजह से। फिर कहने लगी कि मुझे पता है कि तुमको एमी जैसी लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए एमी जैसी बन जाऊंगी। तो तब इस बात पर हेलान बोला कि तुम कभी चाहकर भी एमी जैसी नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, तुम एक लापरवाह लड़की हो जिसे बस आगे पीछे फिरना आता है। मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, इसलिए अभी चली जाओ यहाँ से। मोमो ये सब सुनकर रोना शुरू कर देती है। फिर हेलान से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो फिर तुमने उस दिन मुझे स्विमिंग पूल में क्यों बचाया था। तो तब हेलान बताता है इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारी जगह वहाँ कोई एनिमल भी होता तब भी मैं उसकी हेल्प करता। मोमो का और ज्यादा दिल टूट जाता है इस बात से क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका क्रश हेलान उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता, इसलिए वह काफी बुरी तरह रोते हुए यहाँ से चली गई। वेल अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ दोनों फ्रेंड्स ड्राइविंग करने आए हैं एंड रात के ही बारे में बात कर रहे हैं। जिंगजिंग कहती है कि देखो अब सच तुम्हारे सामने है, इसलिए अब तुमको हेलान को भूल जाना चाहिए और वैसे भी तुम्हें सी पसंद है ना, इसलिए तभी तो हम यहाँ आए हैं, तो तुम अपना मूड ठीक कर लो। तो तब मोमो कहती है कि हाँ अब मैं सच में हेलान को भुलाना चाहती हूँ, इसलिए बहुत नीचे गहराई तक जाऊंगी। और फिर तभी अपने कोच के साथ पानी में चली गई। जब वह पानी में ठीक है तभी अचानक मोमो को ऐसी आवाज आने लगती है कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो और अपने पास बुला रहा है, इसलिए मोमो गलत डायरेक्शन में जाने लगती है और फिर बस गहराई के अंदर जाती ही गई। उसके कोच वहीं रह जाते हैं एंड मोमो इतनी नीचे आ गई थी कि यहाँ से उसे एक चमकता हुआ स्टोन नजर आया जिसके अंदर से कोई मोमो का नाम पुकार रहा था, इसलिए मोमो जब जैसी उसे टच करती है कि तभी अचानक मोमो के साथ कुछ अजीब होने लगा, यानी वो एक अलग तरह की पावर में पूरी तरह से कवर हो जाती है। कोच ऊपर आकर बताते हैं कि मोमो खो चुकी है। तो तब जिंजिंग मोमो के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वह सभी से मोमो को ढूंढने के लिए बोलती है और खुद भी जल्दी से पानी में चली गई ताकि मोमो को बचा सके। तो वहीं दूसरी तरफ मोमो ने जब जैसे ही आई ओपन करी तो अब उसकी आईज ब्लू थी और फिर अब काफी देर के बाद मोमो जब जैसे ही पानी से बाहर आई यानी कि बोट के ऊपर, तो तब उसकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट नजर आ रही होती है कि जैसे कि यह लड़की कोई और हो, और फिर वह दुनिया भर की सभी वॉइस को ध्यान से सुनने लग जाती है, हर एक चीज को फील कर पा रही होती है और समझ भी पा रही होती है कि यहाँ क्या क्या होता है, मतलब कौन कैसे जिंदा होकर कैसे कितने टाइम में मर जाता है। एक्चुअली मोमो के अंदर अब मोमो नहीं बल्कि एक एलियन आ चुकी है जो कि कह रही है कि फाइनली मैं 2 करोड़ साल बाद जाग चुकी हूँ और मेरा सिस्टम भी फुल्ली एक्टिवेट हो चुका है। ये प्लेनेट अर्थ है जो कि एकदम अलग है मेरे स्टार से, यहाँ की हर एक चीज अलग नजर आ रही है, पर कोई नहीं, अब मैं फाइनली वापस अपने घर जा पाऊंगी। कि तभी यह सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह एलियन जिसका नाम है गुई वह बोट से उतरी और यहाँ से जाने लगी, लेकिन जिंजिंग अपनी फ्रेंड मोमो के लिए परेशान होती है, इसलिए बार बार पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आए, लेकिन गुई उसे कोई जवाब नहीं देती बल्कि रूड बिहेव कर रही थी। कि तभी अचानक उसे कुछ होने लगा जिस वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिंजिंग मोमो के लिए काफी ज्यादा परेशान हुई, इसलिए हेल्प के लिए आवाज देने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एलियंस को पकड़ता है, जिस काम के लिए उसने बहुत सारी मशीन्स भी बना रखी है। उसे एक पर्सन ने आकर बताया कि सर हम जो चीज ढूंढ रहे हैं वह अभी तक हमें मिली नहीं है, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी। तो तब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने पहले के जितने भी लोगों को पकड़ रखा है एलियन समझकर उन सभी को जान से मार दो ताकि भीड़ कम हो जाए। वेल अब हमें मोमो यानी कि गुई हॉस्पिटल में दिखाई जाती
होती है जहां उसका एमआरआई हो रहा था। इस बीच वह अपने घर की मेमोरीज याद करने लगी कि कैसे वॉर चल रही थी जिसमें गुई ने बहुत लोगों को खो दिया। सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही थी, यानी एकदम सब खराब हो रहा था। यहाँ हमें गुई को उसकी रियल फॉर्म में भी दिखाया जाता है, जो कि एक कमांडर है। उसको कुछ रीजंस की वजह से खुद को एक स्टोन में कैद करना पड़ता है और यह वही स्टोन था जिसको मोमो ने टच करा था और अब गुई मोमो की बॉडी में है। वेल डॉक्टर समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर मोमो की बॉडी में हो क्या रहा है कि तभी गुई उठी और यहाँ की सब चीजों को काफी ध्यान से एनालाइज करने लगी कि क्या क्या कैसी चीज है। डॉक्टर गुई को रोकने आते हैं कि बच्ची आराम से लेट जाओ, लेकिन वह उन्हें साइड में फेंक कर यहाँ से चली जाती है। वेल अब हमें दिखाया गया कि वह कैसे टेरेस पर आकर अर्थ की सभी नॉलेज को लेने लगी कि यहाँ क्या क्या लैंग्वेज बोली जाती है, कैसे कैसे बात की जाती है, कैसे कैसे दूसरों को समझा जाता है, मगर वह सबसे ज्यादा पावर कलेक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए कहने लगी कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वापस अपने घर जाना होगा। कि तभी डॉक्टर्स आ गए जिन्हें लग रहा है कि गुई सुसाइड करने वाली है, इसलिए वह उसको नीचे आने के लिए कह रहे होते हैं और समझा भी रहे होते हैं कि तुम्हें सुसाइड नहीं करनी चाहिए। बट गुई जो कि काफी स्मार्ट है, वह समझ जाती है कि यह लोग मुझे बेहोश करना चाहते हैं, इसलिए वह बहुत चालाकी से इंजेक्शन डॉक्टर को लगा देती है। कि तभी मोमो के पेरेंट्स भी यहाँ आ गए, जो कि सभी को मोमो से दूर होने के लिए बोलते हैं। गुई पहले तो मोमो की मॉम के पास नहीं जा रही थी, लेकिन जब मोमो की मॉम के टच करने पर उसे मेमोरीज आई कि कैसे इन्होंने मोमो को जन्म दिया था, यानी कि यह मोमो की मदर है, इसलिए वह उन्हें अपने पास आने देती है और फिर तभी यहाँ पर बेहोश हो गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी वह उस आदमी को काफी ज्यादा तकलीफ देता है अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए। फिर अब हम गुई को देखते हैं जिसे जब जैसी होश आया तो मोमो की मॉम उसके लिए परेशान थी, लेकिन गुई को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। कि तभी फादर यहाँ आ गए और बोले कि लो एनर्जी के लिए फूड खा लो। वही कहती है कि पर एनर्जी के लिए फूड क्यों खाना है, पर जब उसने फूड को टेस्ट करा तो वह उसे काफी ज्यादा पसंद आया। मॉम डैड समझाने लगते हैं कि इसको ऐसे डीप करके खाओ, तो तब वह उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि आप लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो क्योंकि सिर्फ मैं सबको ऑर्डर देती हूँ। तो तब वह पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह कैसी बातें कर रही है। फिर वह उसे बिठाते हैं और सही से खाने का तरीका सिखाते हैं। गुई अब फूड को सही से खाने लगी थी, तो तब मॉम रोना शुरू कर देती है अपनी बेटी के ऐसे चेंज बिहेवियर को देखकर कि आखिर मेरी मोमो को हो क्या गया है। इसलिए तभी डॉक्टर के पास आए और कहने लगी कि आपने तो कहा था कि मोमो एकदम ठीक है, लेकिन वह कुछ भी पहचान क्यों नहीं रही है, क्या उसकी याददाश्त जा चुकी है। तो तब डॉक्टर समझाते हैं कि आपको गॉड को थैंक्स करना चाहिए कि आपकी बेटी समुंदर की इतनी गहराई में जाकर भी वापस बचकर आई है और बॉडी से भी एकदम ठीक है, जो बात किसी मैजिक से कम नहीं। उसके माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी इतने बड़े इंसिडेंट के शॉक की वजह से, जिस वजह से उसकी याददाश्त गई है, पर आप फिक्र मत कीजिए, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मोमो की मॉम डॉक्टर से बात करके आती है और देखती है कि मोमो हाथ पैर धोने वाले पानी को पीने वाली है, इसलिए उन्होंने तभी मोमो को रोका और बताया कि यह पानी पीने वाला नहीं होता है, बल्कि तुम्हें इस वाले पानी को पीना चाहिए। गुई चिढ़ गई कि पानी तो पानी होता है, आप लोग मुझे रोक क्यों रहे हो। वो फिर इन दोनों को इनोइंग कहते हुए वॉशरूम जाने लगी और जब वॉशरूम में आई तो यहाँ उसको मिरर में रियल मोमो नजर आती है, जो कि हैरान है खुद को अपने सामने देखकर। गुई भी मोमो के सामने अपनी रियल फॉर्म में आ गई, तो तब मोमो और ज्यादा शॉक रह जाती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही है, क्योंकि यह लोग वही है जो एलियंस को पकड़ते हैं। क्या तभी वह लेडी गायब हो गई, इसलिए वह दोनों आदमी यहाँ से चले गए, जिनके जाने के बाद वह लेडी विजिबल होती है। एक्चुअली यह एक एलियन है जो कि खुद को हाइड कर सकती है और फिर तभी किसी को कॉल करने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनजिंग हैरानी से मोमो को केक्स खाते हुए देख रही है, फिर पूछती है कि क्या तुम एक एलियन बन चुकी हो मोमो, यानी कि गुई हैरान होती है कि इसे इस बारे में कैसे पता, साथ ही मेमोरीज से उसे पता भी चल गया कि यह मोमो की बेस्ट फ्रेंड है। तो तब जिनजिंग बताती है कि एक बार तुम ही ने मुझसे कहा था कि मैं मीठा तभी खाऊंगी जब एक एलियन बन जाऊंगी, पर अब क्योंकि जिनजिंग को मोमो की बातें और चेंज बिहेवियर से अंदाजा होने लगा है कि जैसे सच में मोमो की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वह डायरेक्ट हेलान के पास आती है और मोमो की कंडीशन बताती है। इन बातों के साथ ही मोमो के साथ जो भी कुछ हो रहा है इसकी वजह तुम हो, क्योंकि अगर तुम मोमो का दिल नहीं तोड़ते तो मोमो कभी गुस्से में पानी की गहराई में नहीं जाती और ना ही उसकी याददाश्त जाती, और फिर तभी जिद करने लग जाती है कि अभी मेरे साथ मोमो को देखने चलो। हेलान मना कर रहा होता है, तो तब जिनजिंग ने यहाँ शोर करना शुरू कर दिया। एक्चुअली हेलान टाइम पास के लिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, इसलिए
इसलिए उसको जिनजिन के ज्यादा फोर्स करने पर जाना ही पड़ता है। अब हम वो सीन देखते हैं जब गुई वॉशरूम आई थी तो उसे मिरर में मोमो नजर आई थी जो कि पूछ रही है कि आखिर तुम कौन हो। तो तब गुई भी अपनी रियल फॉर्म में आ गई एंड उसने बताया कि मेरा नाम गुई है, मैं एक एलियन हूँ और दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। मैंने पूरे 2 करोड़ सालों तक समुद्र के अंदर तुम्हारे आने का इंतजार करा था क्योंकि तुम मेरा ही पार्ट हो, यानी हम दोनों की सोल जुड़ी हुई है। मोमो शॉक होने लगती है इन सभी बातों को सुनकर, फिर बोली कि यह सब ठीक एक ड्रीम जैसा लग रहा है, जैसे कि मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। तो तब गुई बताती है कि मुझ में स्पेशल पावर्स है जो मुझे दूसरे प्लेनेट के बुरे लोगों से बचानी थी, इसलिए मैंने खुद को एक स्टोन के अंदर कैद कर दिया था एंड अब बस मुझे तुम्हारे ही आने का इंतजार था। मैं बहुत जल्द वापस अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मुझे तुम्हारी बॉडी का यूज करना होगा। मोमो मान जाती है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरी बॉडी का यूज कर सकती हो, पर प्लीज मेरी मॉम का ध्यान रखना एंड मेरा क्रश हेलान जिसको मैं कभी अपना नहीं बना पाई, तुम प्लीज उसका भी ध्यान रखना क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। गोई कहती है कि प्यार भला यह क्या होता है, फिर बताने लगी कि मेरे पास इन चीजों का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ कुछ टाइम रहकर और भी बहुत चीजें करनी है, पर मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रख लूंगी, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। फिर मोमो को बाय करके जाने लगी। मोमो भी गुई को बाय करती है एंड खुश भी है कि आज फाइनली वह एक एलियन से मिल ली। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि गुई जब जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो यहाँ हेलान आया हुआ था जिसे गुई फुल इग्नोर करती है। हेलान शॉक हुआ कि भला तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो। तो तब गुई पूछती है कि भला तुम हो कौन। हेलान कहता है कि ओ प्लीज अब मेरी अटेंशन पाने के लिए तुम ये सब ड्रामे मत करना, और अगर तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ तो तुम स्कूल में जाकर किसी से भी पूछ सकती हो कि हेलान कौन है। तो तब नाम सुनकर गुई को याद आया कि अच्छा तो यह हेलान जिसके बारे में मोमो बता रही थी। फिर हेलान को स्कैन करके देखने लगी कि तुम ओवर स्मार्ट बनते हो पर हो नहीं। हेलान बुरी तरह चिढ़ने लगता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, मैं तो यहाँ तुम्हारी तबीयत पूछने आया था और तुम मेरी ही बेइज्जती कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर तभी चढ़कर यहाँ से चला गया। जिसे जाते हुए देखकर गुई बोलती है कि बेवकूफ इंसान वेल। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई डिस्चार्ज होकर वापस घर आ चुकी है। उसका भाई उसे वेलकम करता है पर वह उसे फुल इग्नोर कर देती है। फिर पूरे घर को एनालाइज करने लगी और बोली कि यहाँ की वॉल पर एक भी वेपन नहीं है, सिर्फ पेंटिंग्स लटकी हुई है, जबकि हमें हमेशा वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। यूचेन हंसने लगा कि जरा देखो तो ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है, फुल एक्टिंग फॉर्म में है कि जैसे इसे सच में कुछ याद नहीं है। वेलगोई अब किचन देखने लग जाती है और किचन में रखी हर एक नौकीली चीज को उठा रही थी जिससे उसकी मॉम ऐसा करने से मना करती है, पर वह रुकती नहीं है, इसलिए मॉम उसे उसके रूम में लेकर जाने लगी। वेल डैड यूचेन को समझाते हैं कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, इसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और फिर तभी मॉम डैड यहाँ से चले गए क्योंकि यह अपने वक्त पर जाने के लिए लेट हो रहे थे। तो वही गुई जब रूम में थी तो तब मोबाइल देखकर कहती है कि भला यह क्या है। फिर उसे समझ आया कि यह इस प्लेनेट का टॉकिंग डिवाइस है जिससे बात की जाती है। इसमें वर्ल्ड्स हैंडसम क्यूटी के नाम से नंबर सेव था जो कि हेलान का था, इसलिए वह हेलो हेलो करने लगा, बट गुई हेलान को कोई रिस्पांस नहीं देती बल्कि कॉल कट कर देती है। यूचेन जो सब पीछे से देख रहा था इसलिए बोला कि अच्छा वर्ल्ड्स हैंडसम क्यूटी, जो तुम्हें याद है कि वह तुम्हारा क्रश हेलान है, इसका मतलब तुम बस अपनी मॉम और मेरे डैड का बेवकूफ बना रही हो कि तुम्हारी याददाश्त गई हुई है जबकि तुम्हें सब कुछ याद है। गोई कहने लगती है कि इस रूम में सिर्फ यही एक चीज मेरे काम की मिली है। तो तब यूचेन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब ड्रामे करना बंद कर दो, मैं तुम्हारी यह बकवास एक्टिंग और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तब गुई यूचेन के क्लोज होकर कहती है कि तुम बाकी इंसानों से एकदम अलग हो, काफी ज्यादा अजीब हो और तुमने भर भर कर गंदे से स्प्रे को अपने बालों में लगा रखा है। यूचेन बोला कि दूर हो जाओ मुझसे क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी औरत या आदमी मेरी एक्सपेंसिव बॉडी के क्लोज आए। तो तब मोमो दूर हो गई और रूम में रखे हुए सभी सामान को देखने लगी और फिर टूथपेस्ट और टूथब्रश को देखने लग जाती है। तो तब यूचेन कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि इसे कैसे यूज करा जाता है। कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, तुम्हें बस ब्रश करके टूथपेस्ट को निगलना है। तो तब गुई वॉशरूम आकर सेम ऐसा ही करती है, यानी कि टूथपेस्ट निगल गई। तो तब यूचेन काफी जोर जोर से हंसने लगा और गुई का मजाक बनाने लग जाता है कि यह तो सच में पागल हो चुकी है, एकदम बेवकूफ। तो वही गुई खुद से कहने लगी कि यहाँ के लोग खाते हैं, पीते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं या सिर्फ वॉशरूम जाते हैं, मतलब सारे वेस्ट करने वाले कामों को करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने असली घर कभी नहीं जा सकूंगी, मुझे जल्द से जल्द घर जाने की प्लानिंग करनी चाहिए। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि कैसे गुई ड्रीम देख रही है कि उनकी शिप पर अटैक हुआ था जिस वजह से सभी सिस्टम खराब हो चुके थे और जो इनके दुश्मन थे उन्होंने गुई के प्लेनेट पर इतना जबरदस्त अटैक करा था कि वह प्लेनेट बुरी तरह जल गया था। और
और कई सारे लोगों की जान चली गई थी। गुई की नजरों के सामने ये सब हुआ था, यानी कि सब जलकर मर रहे थे। गुई बहुत ही ज्यादा परेशान हुई थी यह सब देखकर, यानी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि वह ड्रीम देख रही थी, मतलब जो सब दिखाया गया है वह सब गुई के साथ रियल में हो चुका है, इसलिए उसे इसी बात के नाइटमेयर्स आते हैं। वेल वो मोमो की बॉडी चेक करती है कि मेरे पास इस टाइम इस बॉडी में कितनी पावर है, तो तब उसे स्कैन करने के बाद पता चला कि मोमो के पास ना ही फिजिकल पावर है और ना ही मेंटली पावर है, वो हर चीज में सिर्फ 15% है। इसलिए गुई बोली कि मोमो तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, रुको मुझे तुम्हें सुपर स्ट्रांग बनाने दो। और फिर पता नहीं वह क्या क्या करती है, जिस वजह से मोमो की बॉडी अब इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि अब कोई भी मोमो से उलझ नहीं सकता, वह अकेले कई सारे लोगों को फाइटिंग में हरा सकती है। वेल अब दिखाया गया कि वह जब जैसे ही फुल पावर के साथ रूम से बाहर आए कहीं जाने के लिए, तो तब यूचेन उसे रोकता है कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो, मुझे डैड ने तुम्हारी देखरेख करने के लिए बोला है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। बदबई बोली कि यह 4 हाथ और तुम्हारे कमजोर हाथ मुझे रोक नहीं सकते हैं। और फिर तभी यूचेन को साइड में फेंक कर यहाँ से चली गई। यूचेन बुरी तरह शॉक रह गया कि इसके पास इतनी पावर कहां से आ गई, क्या ये पावर पिल्स खा रही है। तो वही गुई जिसे अब भूख लगी थी, इसलिए वह एक स्टॉल पर आ गई खाना खाने के लिए। वेटर पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो तब वह कुछ लोगों को देखकर बोली कि जो वह सब खा रहे हैं मुझे भी सेम वही सब चीजें ला दो। कुछ देर बाद गुई का ऑर्डर आ जाता है जिसमें से बियर तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन जो मीट था वह गुई को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वह उसे खाने लगी। साइड में जो लोग बैठे हुए थे उनका खाना खत्म हो जाता है, इसलिए वह गुई को परेशान करने आ गए और उसकी बियर पीकर बोले कि तुम अकेले ये सब कैसे खाओगी, लाओ हम तुम्हारी हेल्प करा देते हैं। और वैसे यह बात कितनी अजीब है ना कि बच्चों में हमारा खौफ ही नहीं रहा, इसलिए वह रातों में अकेले घूम रहे हैं और बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। गुई इन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब वह लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगे, इसलिए गुई उनमें से एक का काफी बुरी तरह हाथ मोड़ देती है और उसे नीचे गिरा देती है। सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए कि इस छोटी सी लड़की ने ऐसा कैसे करा। फिर गुई को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी गुई के सामने टिक नहीं पाता, यानी वह बैठे बैठे ही इन लोगों को सबक सिखा देती है और फिर आराम से वापस से अपने मीट को खाने लगी, क्योंकि वह उसे सच में काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। स्टॉल ओनर पुलिस को कॉल कर चुके थे, इसलिए तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है एंड पुलिस हैरान है कि भला इन्हें किसने मारा। तो तब सभी बताते हैं कि इस छोटी बच्ची ने हमें मारा है, इसको भी हमारे साथ लेकर चलो। तो तब ऑफिसर्स गुई को भी अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि गुई कहती रह गई कि तुम सब पहले मेरी अपने हेड से बात करवाओ। फिर जब वह वैन में बैठी तो उससे सभी गैंगस्टर्स को डर लग रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुई पुलिस स्टेशन में है, जहां वहां की फीमेल हेड गुई से बात करती है एंड कहती है कि मुझे स्टॉल ओनर ने बता दिया है कि तुमने लड़ाई की शुरुआत नहीं करी थी, बल्कि तुम सिर्फ अपना बचाव कर रही थी, इसलिए हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना होगा कुछ पेपर पर साइन करने के लिए, फूड का बिल पे करने के लिए, मेरे साथ ही तुमको वापस घर ले जाने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए लाओ अपने पेरेंट्स का नाम बताओ। गुई कहती है कि पर मुझे तो उनका नाम पता ही नहीं है। तो तब ऑफिसर हैरान हुई कि भला तुम्हें अपने पेरेंट्स का नाम कैसे नहीं पता। फिर बोली कि चलो कोई नहीं, तुम्हें जिसका भी नाम याद है तुम उसका नाम बता दो। तो तब गुई को याद आता है कि मुझे मोमो ने हेलान का नाम बताया था, इसलिए वह भी ऑफिसर के सामने हेलान का नाम ले देती है। सीन कट हुआ और अब हमें हेलान दिखाया गया जो कि अपने घर पर है एंड लैपटॉप से कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई तो वह बुरी तरह डरने लग जाता है कि भला मैंने क्या कर दिया जो मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा है कि हेलान शॉक रह गया था पुलिस की कॉल को देखकर। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें उसे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां फीमेल ऑफिसर गुई को हेलान के साथ जाने की परमिशन दे देती है, ये समझकर कि यह इसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए बोली कि मैं मानती हूँ कि ये सच में ऐसा होता है, पर तुम दोनों को प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। हेलान समझाता भी है कि जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, बट वह हेलान की एक नहीं सुनती, बल्कि गुई को उसका मोबाइल वापस करते हुए बताती है कि इसके अंदर मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, तुमको जब भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और फिर यहाँ से चली गई। गुई भी अब यहाँ से जाने लगी तो उससे हेलान बोला कि जब मेरे पास पुलिस की कॉल आई थी तो मैं बुरी तरह डर गया था कि भला मैंने क्या कर दिया है, पर तुम ये बताओ कि तुमने अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाने की बजाय मुझे क्यों बुलवाया। तो इस बात पर गुई जब जैसी बताती है इसलिए क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का नाम याद नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम याद था। तो ये सुन हेलान हंसने लगा कि तुम मुझे पाने के लिए दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं होती जा रही हो, जबकि गुई कहती है कि तुम्हें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि मुझे तुम्हारा नाम याद था। वेल दोनों बाहर आ गए, जहाँ
हेलान जब पूछता है कि वैसे क्या तुमने सच में उन गैंगस्टर्स को मारा था तो तब वह बोली कि हाँ, मतलब वैसे तो मैंने उन्हें जान से नहीं मारा, वरना जब एक बार मैं मारना शुरू करती हूँ तो लोगों को ऊपर पहुँचा देती हूँ। हेलान इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था, बल्कि तुम्हें अभी और अपने दिमाग का ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। खैर ये लो टैक्सी के पैसे, अपने घर चली जाना। आई नो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करा देता हूँ, लेकिन इसे प्यार समझने की भूल मत कर लेना। गुई ध्यान से नोट को देखने लगी, फिर बोली कि अच्छा, तो यहाँ इस इंक वाले पेपर को दिखाकर कुछ भी खरीदा जा सकता है या कुछ भी कराया जा सकता है। हेलान पूछता है कि क्या तुम पहली बार नोट देख रही हो? तो वह कहती है कि हाँ, मैं पहली बार ही देख रही हूँ, वह भी तुम जैसे बेवकूफ के देने पर। तो ये सुने हेलान का मुंह बन जाता है, इसलिए वह छोड़कर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैसे गुई मोमो के स्टेप फादर के सामने अपना हाथ आगे करके खड़ी है। फादर समझ गए कि इसे पैसे चाहिए, इसलिए पैसे निकाल कर देते हैं, लेकिन वह अब भी अपना हाथ नीचे नहीं करती। तो तब वह उसे वॉलेट खाली करके दे देते हैं, मगर गुई ने अब भी अपने हाथ को नीचे नहीं करा था। तो द फादर ने सॉक्स के अंदर से पैसे निकाले जो वह छुपा कर रखते हैं और फिर उन्हें देकर बोले कि प्लीज इस बारे में अपनी मॉम को मत बताना। गुई सभी पैसे लेकर यहाँ से चली गई। फिर वह बाहर आई एंड कार्स को देखकर कहने लगी कि यहाँ की कार्स कितनी ज्यादा स्लो है, जैसे ये सब खराब हो चुकी है, इसलिए ऐसे धीरे धीरे चल रही है, जबकि मेरे प्लेनेट पर रॉकेट की तरह कार्स चलती है और वह भी जमीन में नहीं बल्कि आसमान में। खैर अब क्योंकि मुझे भी इस प्लेनेट पर रहने के लिए कार चाहिए, इसलिए वह तभी कार शोरूम आती है एंड एक कार को पसंद करके आवाज लगाने लगी कि मुझे इसे खरीदना है। एक लेडी आए और गुई को यहाँ से जाने का बोलने लगी, पर जब गुई ने बताया कि पैसे हैं मेरे पास तभी तो यहाँ आई हूँ, तो ये सुनकर वह लेडी गुई से प्यार से बात करने लगती है। पर जब गुई ने पैसे दिए, वह भी इतने ज्यादा कम जिसमें कभी कोई कार नहीं आ सकती, तो वह लेडी हैरानी से गुई को देखने लगी कि क्या इसे मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी। एक और कपल पूरा सीन देख रहे थे, इसलिए वह दोनों गुई के पास आते हैं एंड उस लेडी को समझाकर भेज देते हैं। फिर गुई से उसके घर जाने का बोलने लगे कि बेटा यहाँ मत खेलो बल्कि अपने घर जाओ। कि तभी उन्हें गुई की पॉकेट से एक चिट मिली जो कि गुई की मदद ने गुई के सब कपड़ों में रखी थी, एड्रेस लिखकर और ये बताकर कि गुई की याददाश्त गई हुई है। वह और कपल पूरी बात समझ जाते हैं, इसलिए अब और ज्यादा फक करने लगे कि बेटा चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आते हैं। लेकिन गुई मान नहीं रही होती है और फिर धोखे से धक्का दे देती है, जिस वजह से और लेडी नीचे गिर गई। तो तब गुई को उनके लिए बुरा फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह उन दोनों के साथ वापस घर आ जाती है। मॉम गुई को उसके रूम में भेज देती है, फिर उन दोनों को थैंक्स करने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जब ओल्ड मैन बातों बातों में कह देते हैं कि आपकी बेटी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, यानी कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है, इसलिए हमें बुरा लगा ये सब देखकर। तो ये सुनकर मॉम को गुस्सा आ गया कि मेरी बेटी मोमो पागल नहीं है। तो वही यूचन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ हाँ, मोमो पागल ही है, तभी तो मैं शुरू से कहता हूँ कि मोमो को मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आओ। तो वही अब और लेडी भी मॉम को समझाने लगी कि आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपनी बेटी का अच्छा इलाज कराना चाहिए। तो ये सुन यूचन और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, मगर मॉम गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, इसलिए बुरी तरह लड़ने लग जाती है। इसलिए वह और कपल जल्दी से यहाँ से जाने लगे एंड डैड उन्हें बस थैंक्स करते जा रहे थे मोमो को घर लाने के लिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई मोमो की मॉम के सामने टूथपेस्ट निगल जाती है जैसा कि उसे यूजन ने सिखा रखा है। तो तब मॉम उसे समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, यानी इसे निगलते नहीं है। फिर गुई से पूछने लगी कि तुम कब स्कूल जाना शुरू करोगी? कुछ दिन बाद तुम्हारी स्कूल की साइड से मिलिट्री ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन गुई साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी और फिर तभी यहाँ से चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम उसी साइंटिस्ट यानी मिस्टर चाओ को देखते हैं जिनके पास उनका असिस्टेंट पूरे मंथ की रिपोर्ट लेकर आया, यानी हॉस्पिटल्स के ऐसे केस जो कि वियर्ड है, क्योंकि इसी तरह ये लोग एलियंस को पहचान पाते हैं। फिर जब मिस्टर चाओ ने मोमो की रिपोर्ट देखी कि कैसे एक स्कूल की लड़की पानी की गहराई में जाकर वापस जिंदा बचकर आ गई और उसे एक चोट तक नहीं आई, इसलिए मिस्टर चाओ समझ जाते हैं कि पक्का ये लड़की जो कोई भी है इसके अंदर भी एलियन की सोल आ चुकी है, क्योंकि इस बात का कोई सेंस बनता ही नहीं कि वह बिना किसी खरोच के वापस बचकर आ जाए। विलियम नेक्स्ट मॉर्निंग हम गुई को देखते हैं जो कि फिर से रेडी हो रही है बाहर जाने के लिए, ताकि बस जल्द से जल्द सैटेलाइट के थ्रू अपने प्लेनेट से कांटेक्ट कर पाए। एंड उसने मन भी बना लिया है कि अब वह इस घर में वापस नहीं आएगी, बल्कि अब बस अकेले अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढेगी। फिर जब घर से बाहर आई तो पता चला कि मिस्टर चाओ गुई के ही बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इससे पहले कि वो गुई को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा पाते कि तभी इन्हें कॉल आई कि एलियन कपल मिल चुका है, इसलिए आप जल्दी से
आ जाए तो तब मिस्टर चाओ को यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन वही कहते हुए गई कि कुछ दिन इस बच्ची को और आजादी से जीने दो, क्योंकि फिर बाद में इसे मेरी लैब में ही कैद होना है। वेल अब हम एक जगह देखते हैं जहाँ कई सारे लोग कपल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों जो बचकर भाग रहे हैं ये दोनों एलियंस हैं, इसलिए मिस्टर चाओ की टीम इन्हें पकड़ना चाह रही थी। वेल जब भागने का रास्ता खत्म हो जाता है तो तब फीमेल एलियन मेल एलियन को अपनी पावर का यूज करके इनविजिबल कर देती है, इसलिए अब कोई भी इन्हें देख नहीं पा रहा था, इसलिए पकड़ भी नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तभी एंट्री हुई मिस्टर चाओ की, जो कि खुद की इन्वेंट की हुई लाइट का यूज करके इन दोनों को ढूंढ लेते हैं, यानी कि अब वो दोनों विजिबल हो गए। और फिर मिस्टर चाओ बताने लगे कि इस लाइट को बनाने में मैंने पूरे 2 साल मेहनत करी है ताकि तुम जैसे दूसरे प्लेनेट वालों को पकड़ सकूं। वह आदमी खुद सामने आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से भागने का बोलता है तो वह लड़की फिर से इनविजिबल हो जाती है, जिसे बहुत ही बुरा लग रहा है अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे पिटते हुए देखकर। लेकिन अब क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि हर किसी एलियन के पास वह पावर्स नहीं जो कि गुई के पास है, इसलिए वह लड़की बॉयफ्रेंड के ज्यादा फोर्स करने पर यहाँ से चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो वही यूचेन इसलिए परेशान हो रहा था कि मुझे अपने दोस्तों के पास गेम खेलने जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं कि तभी यूचेन के फादर ने यूचेन को मारा और बोले कि जल्द से जल्द अपनी बहन को ढूंढ के लाओ। और फिर ये दोनों कभी जिन को कॉल करके मोमो के बारे में पूछते हैं, जो कि बताती है कि नहीं मोमो मेरे साथ नहीं है। और फिर ये दोनों खुद ही बाहर आकर मोमो को सब जगह ढूंढने लगे, लेकिन वही घर अकेली बैठी हुई होती है एंड परेशान है कि मैं घर वापस क्यों नहीं जा पा रही हूँ। फिर मन ही मन अपने गॉड से बोली कि अभी जब इस प्लेनेट पर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी तो फिर आपने मुझे जगाया क्यों। यानी एक तरह से गुई को अपने घर की याद आ रही है कि तभी उसको उन्हीं फीमेल ऑफिसर की कॉल आई, जो कि पूछ रही है कि क्या यूचेन तुम्हारा फैमिली मेंबर है। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम देखते हैं कि वह फीमेल ऑफिसर बता रही है कि जब इसने मुझसे कहा कि इसको अपने पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है तो मैं समझ गई थी कि जरूर ये तुम्हारा ही भाई होगा। एक्चुअली यूचेन जब गुई को ढूंढने बाहर गया था तो उसकी अपने दुश्मनों से लड़ाई हो गई थी, इसलिए अब ये पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। गुई जब कंफर्म कर देती है कि हाँ यह मेरा भाई है तो तब ऑफिसर इनसे इनके फादर का नंबर लेने के बाद इन्हें जाने का कहती है। बट गुई को ऑफिसर का पीसी काफी ज्यादा पसंद आ चुका था, इसलिए वो पूछने लगी कि क्या प्लीज थोड़ी देर के लिए मैं इसे यूज कर सकती हूँ। ऑफिसर मना कर देती है क्योंकि यह इंटरनेशनल पीसी है, इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता। तो वही यूचेन भी समझाने लगा कि मैं तुमको घर पर अपना पीसी दिखा दूंगा, फिलहाल तुम बस यहाँ से चलो। और फिर बाहर आकर डांटने लगा कि अगर आज के बारे में तुमने डैड को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और याद रखना कि मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हें जान से मारने के। वही काफी ज्यादा चिढ़ने लगी यूचेन की इस बात पर फिलहाल वह उसे कुछ नहीं बोलती। वेल यूचेन जब जैसे ही घर वापस आया तो उसके डैड ने वेलकम करा जोर से थप्पड़ मारकर, क्योंकि ऑफिसर ने कॉल करके फादर को पूरी बात बता दी थी। इसलिए कहने लगे कि अगर तुम्हारा फादर नहीं है तो मैं कौन लगता हूँ तुम्हारा। मोमो की मॉम यूचेन की फिक्र करती है पर वह चिल्लाकर उन्हें खुद से दूर कर देता है और कहने लगा कि तुम मेरी मदर नहीं हो, इसलिए मेरी मदर बनने की जरूरत नहीं फादर को यूचेन पर। और ज्यादा गुस्सा आने लगा तो तब यूचेन बोला कि हाँ लो मार लो मुझे, बल्कि मुझे जान से ही मार डालो, क्योंकि मैं आपकी फैमिली थोड़ी हूँ बल्कि ये दोनों आपकी फैमिली है। यानी कि लड़ाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुई इन सभी को आवाज देकर बताती है कि खाना ठंडा हो रहा है, अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो उनकी बॉडी से एनर्जी चली जाएगी और फिर वह वीक होने लगेगा। तो तब सभी हैरान होने लगे कि घर में कैसे इतना बड़ा सीन चल रहा है, पर गुई को सिर्फ खाने की पड़ी है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचेन जब वॉशरूम में अपने दोस्त से गेम बैटल की बात कर रहा था कि तभी गुई यहाँ आए और यूचेन से पीसी मांगने लगी। यूचेन कहता है कि अगर तुम्हारी माँ ने मेरे फादर से शादी नहीं करी होती तो हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होता। तो तब गुई कहती है कि यह सब बकवास बाद में कर लेना, पहले मुझे अपना पीसी दिखा दो, क्योंकि तुमने पुलिस स्टेशन में कहा था कि तुम मुझे अपना पीसी दिखाओगे। यूचेन मुकरने लगा कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, और वैसे भी मैं अपनी चीजें तुम्हें क्यों दिखाऊं। फिर वर्न करने लगा कि मैं सच में तुमको 1000 तरीकों से जान से मार सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम्हारी बॉडी कहाँ गायब हो गई। तो तब गुई गुस्सा होने लगी एंड उसे मेमोरीज भी आ गई कि पहले यह मोमो को किस तरह बुली किया करता था, इसलिए शांति से शैम्पू की बोतल को अपनी पावर से उठाती है एंड उसे डायरेक्ट जोर से यूचेन के हेड पर मार देती है, जिस वजह से वह वही बेहोश हो जाता है। गुई ने यूचेन का पैर पकड़ा एंड वो यूचेन को इजीली खींचते हुए उसके रूम में ले आती है एंड यहाँ लाके फेंक देती है। फिर वह पूरे रूम को स्कैन करने लगी, जहाँ फाइनली उसे यूचेन का पीसी दिख जाता है, जिसे उठाकर वह अपने साथ ले गई। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि थोड़ी देर बाद यूचेन को उसके दोस्त की कॉल आई जो कि बैटल के लिए बुला रहा है, इसलिए यूचेन उठ जाता है और बोला कि हाँ मैं डैड से छुपकर आ रहा हूँ, यानी विंडो से कूदकर। मगर तभी शौक होने लगा कि भला मैं अपने रूम में कैसे आ गया जबकि मैं तो वॉशरूम में था। वेल वो जल्दी से गेमिंग कैफे आ जाता है जहाँ हमें यूचेन का दोस्त भी दिखाया गया। फिर यह सभी गेम बैटल के लिए बैठ गए, मगर यूचेन कंफ्यूज है कि भला मैं वॉशरूम से रूम में कैसे आया। जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करी थी तो 11:15 हो रहे थे, पर जब मैं रूम में
उठा तो 11:25 हो रहे थे। इसका मतलब क्या मैं पूरे 10 मिनट के लिए बेहोश हो गया था एंड मुझको मेरी कमजोर बहन खींचकर रूम तक लाई थी। दोस्त हंसने लगता है कि नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम बेहोश हो जाते हो तो तुम्हें हम ही नहीं खींच पाते, जरूर तुम सो गए होंगे। वेल अब हमें गुई दिखाई जाती है जो कि पीसी के सिस्टम को समझ रही है कि तभी मॉम आए और गुई को मिल्क देती है जिसको वह एक ही बारी में पूरा पी जाती है, जबकि पहले वह नखरे करती थी। मॉम हैरान होने लगी, फिर गुई से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो या इस घर में नहीं रहना चाहती हो, तुमको तुम्हारे स्टेप फादर अच्छे नहीं लगते, अगर ऐसा है तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, तुम बस अपने मन की बात मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तो तब गुई कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस खुद से परेशान हूँ ना कि आप लोगों से। मॉम गुई का हाथ पकड़कर जिद करने लग जाती है कि प्लीज मुझे अपनी परेशानी समझाओ, लेकिन वह उनका हाथ झटक देती है जिस वजह से मॉम को बहुत ही बुरा लगा अपनी बेटी का ऐसा चेंज बिहेवियर देखकर, इसलिए वह रोते हुए यहाँ से चली गई। गुई को भी फील होता है कि शायद मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही हट कर दिया है, पर फिलहाल उसका अपने लोगों से कांटेक्ट करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वह पीसी में कुछ पावर ऐड करती है ताकि जल्द से जल्द अपने लोगों से कांटेक्ट कर पाए। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि मोमो सैटेलाइट के थ्रू अपने लोगों से कांटेक्ट कर पाती है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुई पीसी के थ्रू अपने प्लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ, यानी कि वह अपनी पावर का यूज करके भी सैटेलाइट के थ्रू अपने प्लेनेट से कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई जिंगजिंग के साथ है, जहाँ जिंगजिंग ने मोमो को काफी चीजें समझाई कि कुछ सर्च करने के लिए कौन से ब्राउजर का यूज किया जाता है और वीडियो कॉल के लिए कौन सी साइट सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है। वो इन सभी चीजों को ध्यान से सुन रही होती है। फिर जिंगजिंग ने बताया कि वैसे तुमने क्लास डिवीजन एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए अब तुम अलग क्लास में जा चुकी हो और मैं, हेलेन एंड एमी हम सब दूसरी क्लास में जा चुके हैं। गुई कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो तब वो होमवर्क देने लगी, लेकिन गुई वो भी लेने से मना कर देती है। तो तब जिंगजिंग कहने लग जाती है कि वाओ तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी जा रही है, तुम्हें इस टाइम कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, पर मुझे देखो मैं दिन रात कैसे बस स्टडी करती रहती हूँ, काश मैं भी तुम्हारी तरह कल से स्टार्ट होने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये सुन गई पूछती है कि क्या यहाँ भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर मैं पक्का कल से तुम्हारे साथ चलूंगी। जिंगजिंग हैरानी से कहती है कि पर मिलिट्री ट्रेनिंग तो किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन तुम्हें क्यों है। तो तब गुई मन ही मन बोलती है इसलिए क्योंकि मैं खुद एक कमांडर हूँ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल बस अपनी लोकेशन पर आकर रुकती है, जिसमें से सभी स्टूडेंट्स उतरने लगे एंड परेशान हो रहे होते हैं कि कितनी धूप है। तो वहीं गुई एक्टिव नजर आ रही थी यहाँ आकर। तो वहीं एमी हेलान को सनस्क्रीन, फेस पैक, वेट टाउल ये सब देती है ताकि हेलान को कोई भी परेशानी नहीं हो। हेलान का फ्रेंड मजाक बनाने लगता है कि क्या तुम हेलान की मदद हो जो इसका इतना ख्याल रख रही हो। तो तब वह बोलती है कि तुम जो चाहे वह सोच सकते हो, मैं बस हेलान का ध्यान रखना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हेलान एमी से इम्प्रेस होने लगा। वेल अब इन सभी को एक साथ खड़े हुए दिखाया जाता है, जहाँ इनके मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड सभी रूल्स के बारे में समझा देते हैं। जिसके बाद अब हमें जिंगजिंग और गुई को इनके रूम में दिखाया गया, जहां ये दोनों यूनिफॉर्म पहन रही थी। जिंगजिंग तो परेशान नजर आ रही होती है, लेकिन गुई काफी ज्यादा खुश है, इसलिए मन ही मन बोली कि इस प्लेनेट पर सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग ही मुझे अपनेपन का एहसास दिला रही है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी स्टूडेंट्स को टर्न बाय टर्न शूटिंग करते हुए देखते हैं, जहां हेलान शूटिंग में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए ज्यादा फेक बुलेट्स का यूज कर रहा था। पर जब इंस्ट्रक्टर मना कर देते हैं कि कोई भी 10 से ज्यादा बुलेट्स को यूज नहीं करेगा, तो तब वह चिढ़ जाता है। फिर गुई को देखने लगा जो कि वह भी शूट करने के लिए रेडी हो रही है, इसलिए तभी गुई के पास आया और बोला कि मुझे अपनी गन दो, मुझे अभी और शूटिंग करनी है, और वैसे भी तुम ये गन चला नहीं पाओगी क्योंकि यह बहुत ज्यादा हैवी है। लेकिन जब गुई डायरेक्ट नॉनस्टॉप शूट करना शुरू कर देती है, तो तब वो काफी ज्यादा शॉक रह गया कि माना इससे निशाने सही लगे नहीं होंगे, पर इसने गन चलाई बहुत ही परफेक्ट है। फिर तभी गुई उठती है और गन हेलान को देने के बाद वापस से पीछे जाकर खड़ी हो गई। हेलान कहता है कि जरा देखो तो इसे ऐसे बनकर दिखा रही है कि जैसे इसने 50% टारगेट पर शूट करा हो। वेल अब इंस्ट्रक्टर सभी को उनका रिजल्ट बताते हैं, जहां मोस्टली स्टूडेंट्स के 14, 16 या 18 पॉइंट्स आए थे, लेकिन हेलान के पूरे 86 पॉइंट्स आए होते हैं, इसलिए सभी काफी ज्यादा इंप्रेस होने लगे एंड हेलान के लिए क्लैपिंग करते हैं। एमी के 22 पॉइंट्स आए थे, हेलान के बेस्ट फ्रेंड के 13 पॉइंट्स, जो सुनकर हेलान उस पर हंसने लगता है। तो वहीं जिजिन के 18 पॉइंट्स आए हैं और बुलीगन लीफेक के 0 पॉइंट्स, जो सुनकर सभी लोग लीफेक पर हंसने लग जाते हैं कि कम से कम इसे 1 पॉइंट तो लाना ही चाहिए था। लेकिन अब जब इंस्ट्रक्टर ने गुई के पॉइंट्स बताए जो कि 100 आउट ऑफ 100 हैं, तो ये सुन सभी लोग बहुत बुरी तरह शॉक रह गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लीफेक चिढ़कर इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि जरूर आपने गलती से मेरे पॉइंट्स मोमो को दे दिए होंगे, वरना ये कभी इतने पॉइंट्स नहीं ला सकती। बट इंस्ट्रक्टर लीफेक को डांट कर चुप करा देते हैं। तभी हेलान बोला कि वैसे सच में कोई तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ शूटिंग करता रहता हूँ, तब जाकर मेरे 86 पॉइंट्स आए, तो मोमो 100 कैसे ला सकती है। बट इंस्ट्रक्टर उसे भी चुप करा देते हैं, ये कहकर कि अगर तुम कन्विंस नहीं हो
अपने रिजल्ट से तो कल नेक्स्ट राउंड में इस लड़की को बीट करने का ट्राई करना, ना बकवास करने से कोई फायदा होगा। और फिर गुई की तारीफ करने लग जाते हैं कि तुमने वाकई में बहुत अच्छे से शूट करा था, वेल डन। तो ये सुन गुई खुश होने लगी, जिसके बाद ये सभी लाइन लगाते हैं और माचिल करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी गर्ल्स डिसाइड कर रही है कि नाइट ड्यूटी कौन देगा। फिर डिसाइड करती है कि जिसके पास नाइट ड्यूटी की चिट आएगी वही नाइट ड्यूटी करेगा। कि तभी जिनजिन के पास वो चिट आ जाती है, इसलिए जिनजिन काफी ज्यादा परेशान होने लगी कि मैं तो पहले से इतनी ज्यादा थकी हुई थी, अब मुझे नाइट ड्यूटी भी करनी होगी। तो तब लीफेग वो चिट जिनजिन से लेकर गुई को दे देती है, ये कहकर कि तुम जिनजिन की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड के बदले की ड्यूटी करो। गुई तुरंत मान जाती है कि ठीक है मैं कर लूंगी, जबकि जिनजिन मना करने लगती है कि नहीं अभी तुम बाय हेल्थ ठीक नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ये काम करना सही नहीं होगा। बट एमी भी कह देती है कि अगर गुई जाना चाह रही है तो इसे जाने दिया जाए। तो वही गुई ने भी जिनजिन को कन्विंस कर लिया कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं आराम से इस ड्यूटी को कर लूंगी। अब हम इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ जिनजिन गुई को नूडल्स देने के बाद उसे थैंक्स करते हुए यहाँ से चली गई। तो तब गुई एक जगह आकर बैठ जाती है कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद हेलान भी यहाँ आ गया, क्योंकि आज वह भी नाइट ड्यूटी पर था। फिर गुई से पूछने लगा कि वैसे क्या तुम्हें शूट करना तुम्हारी मॉम और डैड ने सिखाया था? गुई कहती है कि नहीं। तो बोला तो फिर पक्का तुम्हारी फैमिली में से कोई मिलिट्री में होगा? गुई बोली नहीं। तो तब वह बोलता है तो फिर पक्का तुम्हें तुम्हारे किसी सीनियर दोस्त ने शूट कैसे करते हैं इस बारे में बताया होगा, और फिर तुमने काफी सारी प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन जब गुई इस बात पर भी मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसी टॉय जैसी गन को फर्स्ट टाइम ही चलाया था, तो तब हेलान काफी ज्यादा शॉक रह गया कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं, क्या तुम ये बोलना चाह रही हो कि तुम गिफ्टेड हो? तो तब गुई उठ गई और हेलान से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे ज्यादा पॉइंट्स आने से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या आज से पहले कभी तुम्हें किसी ने बीट नहीं करा? अगर ऐसा है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी यह सिर्फ शुरुआत थी। और फिर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। हेलान हंसता है कि माना एक बार तुम जीत गई तो इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम हर चीज में परफेक्ट एंड कूल बन जाओगी। बट गुई हेलान को इग्नोर करना शुरू कर देती है और चुपचाप नूडल्स खाने लगी। तो तब नूडल्स को देखकर हेलान को भी भूख लग जाती है, इसलिए वो गुई से नूडल्स मांगता है कि मुझे अभी अपने नूडल्स दो। गुई कहती है कि अगर तुम प्यार से कहते तो क्या पता मैं दे भी देती, लेकिन तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो तब हेलान बोला कि तुम्हें खुद को खुशनसीब मानना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि तुमने नाइट ड्यूटी भी मेरी वजह से ही ली है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। वही कहती है कि माना पहले इस बॉडी की सोल तुम्हारे प्यार में पागल रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल अलग हूँ जिसे पहले का कुछ भी याद नहीं है। तो तब हेलान बोला कि हाँ याद भी क्यों होगा, क्योंकि याद रखने वाले तुमने कोई काम करे ही नहीं थे। तो तब गुई समझ गई कि मोमो जरूर पहले हेलान को परेशान करती होगी, और अब क्योंकि गुई को मोमो के बारे में जानना था कि मोमो अपनी बॉडी में कैसे बिहेव करती थी, ताकि इमरजेंसी आने पर वह सभी के सामने मोमो की एक्टिंग करके दिखा सके, इसलिए हेलान से कहती है कि अगर तुम मुझे याद दिला दो कि पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या करा था तो मैं ये नूडल्स तुमको दे दूंगी। हेलान अब मान नहीं रहा होता है, पर जब गुई ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी तो तब नूडल्स के गिरने से पहले वह उन्हें बचा लेता है। फिर अब हेलान नूडल्स खाते हुए बताने लगता है कि तुम जब मेरे सामने आती थी अपने साथ बैड लक भी लाती थी, यानी तुम हमेशा मुझे फॉलो करती आए हो, जहाँ मैं होता था वहाँ तुम जरूर होती थी। तुमने मुझे परेशान कर रखा था, जब तुम रोड पर मिली थी तो तुम्हारी वजह से मैं गिर गया था। फिर जब एक दिन मैं स्कूल ग्राउंड में था तो तब तुमने सभी के सामने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया था, तुम्हारी वजह से मैंने हमेशा बैड लक को फेस करा है। तो तब गुई हैरान होने लगती है इन सभी बातों को जानकर कि क्या मोमो पूरे दिन इतनी ज्यादा खाली रहती थी कि बस हेलान को फॉलो करती रहती थी। फिर हेलान से और बातें बताने का कहती है। हेलान हैरानी से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है जो तुम ये सब पूछ रही हो? कोई बोलती है कि हाँ। तो तब वह बोला कि ठीक है आगे सुनो, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी स्कूल के सामने इंसल्ट भी हुई थी, क्योंकि तुम माइक में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। साथ ही तुम्हारी वजह से मैं गेम खेलते खेलते फाइनल राउंड भी हार गया था, जब तुम मुझे जाने से पहले लास्ट टाइम मिली थी। और फिर प्रेजेंट में बोला कि अब तुम्हें समझ आया कि तुम पहले कितनी ज्यादा डफर रह चुकी हो। तो तब गुई कहती है कि पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मोमो ने आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा था जो वह तुम्हें लाइक करती थी, जबकि मुझे तो तुम बिल्कुल भी समझदार या अट्रैक्टिव नहीं लगते। हेलान कहता है कि अब तुम ज्यादा बोल रही हो, स्कूल में किसी से भी मेरे बारे में पूछ लो। तो तब गुई कहती है कि क्यों, क्या तुम खुद से अपनी खासियत नहीं बता सकते? और फिर तभी हेलान के नूडल्स फेंक देती है, ये बोलकर कि पहले वाली मोमो जैसी भी थी तुमने उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, सिर्फ उसका दिल तोड़ा है, इसलिए मुझे अब तुम मेरे आसपास भी दिख मत जाना। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब हेलान कहता है कि देखो तो ये खुद को हीरोइन समझने लगी है, 100 पॉइंट्स लाकर। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे मिस्टर चाओ उसी एलियन को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं जिसको इन्होंने लास्ट टाइम पकड़ा था। फिर बोले कि तुम सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें अभी तक मारा क्यों नहीं है, एक्चुअली तुम अपने प्यार को बचाने की खातिर खुद से मेरे सामने सरेंडर हुए हो, जिस वजह से मुझे तुम्हारी हार नहीं बल्कि जीत लग रही है, इसलिए
मैं तुमको तुम्हारी लवर के साथ मारने की कोशिश करूंगा। फिर बताने लगे कि इन सब मशीनर्स को मैंने ही इन्वेंट करा है, ये सब कितनी कूल है ना। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है कि अगर तुम अपने ही जैसे एक एलियन को मेरे पास पकड़ कर ले आते हो तो तब मैं तुमको जाने दे दूंगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सभी एलियंस के पास एक दूसरे को पहचानने की पावर होती है। इसलिए आराम से मेरे इस ऑफर के बारे में सोचो इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। तो तब वह एलियन शांत हो जाता है और इस बारे में ध्यान से सोचने लगता है, क्योंकि उसके पास इस काम को करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जिसके बाद अब हम फिर से मिलिट्री ट्रेनिंग देखते हैं, जहाँ इस बार इन सभी स्टूडेंट्स को टायर पर चलना है, बूट पर भी, एंड अपनी फास्ट स्पीड भी दिखानी है। इसलिए सभी इन सभी कामों को काफी एंजॉय करते हुए कर रहे थे और बाकी सब एक दूसरे को चेयर अप कर रहे थे। जो कमांडर होते हैं वह इन्हें देखकर कहने लग जाते हैं कि आजकल के बच्चों ने हर चीज को मजाक में ले रखा है। तो तब टीचर बोली कि सर कोई नहीं, एक दिन ये सभी समझदार बन जाएंगे। कि तभी हेलान आया और इन सभी एक्टिविटीज को फुल स्पीड के साथ करने लग जाता है, जो सब देखकर एमी और लीफे काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। एक्चुअली हेलान वाकई में हर चीज को यानी हर एक एक्टिविटी को सबसे बेहतर करके दिखाता है, क्योंकि वह वाकई में हर चीज में परफेक्ट है। इसलिए कमांडर भी खुश होने लग जाते हैं कि इस स्टूडेंट में कुछ खास बात है। जिसके बाद गुई दिखाई गई, जिसे भी अब सभी के सामने एक्टिविटी करके दिखानी है। पहले जब वह आती है तो सोचने लगती है कि मुझे इन लोगों के साथ इनके जैसे ही बनकर रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और देखती है कि कैसे सभी लोग उसे चेयर अप कर रहे हैं। इसलिए पुरानी बात याद करने लगती है कि कैसे मैंने कसम खा रखी है कि मुझे कभी किसी से हारना नहीं है, कभी खुद को कमजोर नहीं दिखाना है, यही एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। इसलिए प्रेजेंट में गुई में एनर्जी आ गई। फिर बस होना क्या था, वह इतनी ज्यादा स्पीड के साथ भागती है कि पल भर में सब कुछ कर रही थी, उसे कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते इन सभी एक्टिविटीज को पूरा करने में, जो देखकर सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर मोमो को क्या हो गया है, ये कैसे रॉकेट की तरह बिना के भागती जा रही है। और फिर फाइनली गुई ने एक्टिविटीज को कम्प्लीट कर दिया। इंस्ट्रक्टर भी शॉक थे। फिर बताने लगे कि मोमो ने 49 सेकंड्स के अंदर सब कुछ कम्प्लीट करके दिखाया है। तो तब कमांडर पूछते हैं कि और अब तक का फास्टेस्ट रिकॉर्ड क्या रह चुका है। इंस्ट्रक्टर ने बताया 58 सेकंड्स, जो कि मैंने ही बताया था, पर आज इस अमेजिंग लड़की ने मेरे रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो तब सभी लोग इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान होने लगे, यानी कि गुई से इम्प्रेस होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हेलान का बेस्ट फ्रेंड भी इम्प्रेस नजर आ रहा था, लेकिन एमी और लीफेक दोनों बुरी तरह चिढ़ने लगी। कमांडर गुई की तारीफ करने लगते हैं। तो तब हेलान, जिसे कभी किसी से हारना पसंद नहीं है, वह बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, यानी इसने बैटलफील्ड थोड़ी ना जीत ली है। तो तब गुई हेलान के पास आती है एंड कहती है कि जो लोग हार जाते हैं उन्हें मुंह खोलने का राइट नहीं होता, इसलिए चुपचाप खड़े रहो एंड मुझसे 50 मीटर की दूरी बनाकर रखो। तो ये सुन हेलान और ज्यादा शौक रह गया कि यह तो पूरी तरह ही बदल चुकी है, जरूर इसके अंदर किसी और की आत्मा आ चुकी है। जिसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल ग्रुप में सभी हेलान को ऑनलाइन टीज करना शुरू कर देते हैं कि वह कैसे मोमो से 2 बार हार चुका है, यानी कि एक लड़की से, पर कुछ भी कहो मोमो है बहुत ही अमेजिंग। तो तब हेलान बोला कि अगर लोगों को मोमो की तारीफ करनी है तो कर लो, पर इसकी वजह से सब मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं। और फिर चिढ़कर लेट गया, जबकि गर्ल्स उसे देख देख कर अभी भी हंस रही थी और बातें बना रही थी, जिस वजह से उसका और ज्यादा मूड खराब होने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुई अपने प्लेनेट की मेमोरीज याद कर रही है कि कैसे जब कोई बैटल में मर जाता था तो उसकी सोल स्टार में कन्वर्ट हो जाती थी। इसलिए गुई प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोच सच कर रोने लग जाती है, क्योंकि वह सच में अपने लोगों को मिस कर रही थी। कि तभी हेलान मोबाइल नेटवर्क की वजह से यहाँ आता है एंड गुई के आंसू देखकर कहने लगता है कि इसके ड्रामे कभी बंद नहीं हो सकते। गुई टीयर्स को टच करती है और फिर पूछती है कि भला यह क्या चीज है। तो तब हेलान बोला कि यह आंसू है और अब यह मत कहना कि तुम्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। गुई बोली कि हाँ, मुझे सच में पता नहीं, और यह मुझे क्यों आ रहे हैं। तो तब हेलान ने बताया इसलिए क्योंकि शायद तुम किसी बात से हट हो। गुई अब भी समझ नहीं पा रही थी। तो तब हेलान कहता है कि कभी तुम सुपर स्ट्रांग बनकर दिखाती हो तो कभी बेवकूफों वाली बातें करती हो, जैसे तुम दूसरे प्लेनेट से आए हो, जबकि मुझे एक्टिंग करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तब गुई कहती है कि डोंट वरी, ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं थे। तो तब हेलान कहता है कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें मिस्टर चाओ को दिखाया जाता है, जिनके पास अब एक और एलियन है, जिसे अपने साथ वह दूसरा वाला एलियन लाया है, या ये कहो कि उस दूसरे वाले एलियन ने मिस्टर चाओ की बातों में आकर इस और एलियन को पकड़वा दिया, ताकि अब मिस्टर चाओ उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा छोड़ दे। कि तभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा जाता है, जहाँ उस और फीमेल एलियन की सारी मेंटल पावर निकाल ली गई, जिस वजह से वह काफी बुरी तरह चिल्ला रही थी, मगर फिर लास्ट में तड़प तड़प कर मर जाती है, जिनके लिए उस दूसरे एलियन को काफी बुरा फील हुआ। तो वहीं मिस्टर चाओ बोले कि इसमें से इतनी कम मेंटल पावर क्यों निकली, शायद तुम एलियंस अलग अलग प्लेनेट से होते हो इसलिए ऐसा हो रहा है। वो एलियन कहने लगा कि अब तो मुझे जाने दो, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि अगर मैं एक एलियन को लाकर दूंगा तो तुम मुझे जाने दोगे। बट ऑब्वियसली मिस्टर चाओ मकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें चालाकी से बस इस एलियन से दूसरे एलियन को पकड़वाना था, इसलिए बोले कि तुम मेरे नेक्स्ट
एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनोगे इसलिए कहीं नहीं जाओगे। जिसके बाद अब हम वापस से मिलिट्री ट्रेनिंग का सीन देखते हैं जहां आज इन सभी की रेस होने वाली है। फाइनली रेस स्टार्ट कर दी जाती है जहां हेलान का बस एक ही मोटिव है कि उसको गुई को हराना है। हेलान का दोस्त स्पीड से भाग रहा था जिसको हेलान समझाता है कि तुम्हारी एनर्जी स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगी इसलिए ऐसा मत करो, बट वह मानता नहीं और फिर धीरे धीरे पीछे हो जाता है। हेलान अब गुई के पास आया एंड फुल स्पीड करके गुई से आगे निकल गया क्योंकि इस बार उसे कैसे भी करके गुई को हराना है। तो वही मिस्टर चाओ जो कि कार रिपेयर करने की एक्टिंग कर रहे हैं वो गुई को देखकर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कार के नीचे भी चुके हो। तो तब गुई जल्दी से उनके पास आया एंड पल भर में मिस्टर चाओ को बाहर निकाल लेती है। कार को उठाकर मिस्टर चाओ गुई को थैंक्स करते हैं, फिर बोले कि वैसे ये कार बहुत ही ज्यादा हैवी थी, तुमने इसे कैसे उठा लिया। तो तब गुई को पहले तो रियलाइज होता है कि मैंने मिस्टेक कर दी है, लेकिन फिर वह बोली कि मैं बचपन से ही स्ट्रांग रही हूँ इसलिए ऐसा कर पाए और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। तो तब मिस्टर चाओ उसे जाते हुए काफी ध्यान से देख रहे थे। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि हेलान सभी से बहुत पहले विनिंग लाइन के पास आ चुका था लेकिन उसे क्रॉस नहीं करता। इंस्ट्रक्टर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर तुम क्या दिखाना चाह रहे हो। तो तब वह बोला कि मैं किसी के घमंड को तोड़ना चाहता हूँ। और फिर जब गुई यहाँ आती है तो पहले तो हेलान उसको टीज करता है और फिर गुई की नजरों के सामने विनिंग लाइन को क्रॉस करके दिखाता है, यानी कि फर्स्ट आ गया एंड ये सब करके उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। यह सब नोटिस करके हेलान का दोस्त पूछने लगता है कि आजकल तुम मोमो में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, जबकि पहले तुम्हें उसकी शैडो तक पसंद नहीं थी, प्लस उसकी वजह से आज पहली बार तुम इतने खुश भी नजर आ रहे हो। तो तब हेलान कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिनजिन गुई से बोल रही है कि तुमने अभी तक वॉलपेपर क्यों नहीं चेंज करा है, लाओ मैं चेंज कर दूं, बताओ कौन सा लगाऊं। तो तब गुई बोलती है कार्डोशी की फोटो, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम अर्थ पर आई थी तो सिर्फ वही मेरा एक दोस्त था। जिनजिन हैरान होती है इस बात को सुनकर कि तुम पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो एंड वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ ना कि और कोई। और फिर तभी जिनजिन ने वॉलपेपर पर कार्डोशी की फोटो लगा दी। इसका मतलब गुई फर्स्ट टाइम अर्थ पर तब आई थी जब डायनासोर का टाइम हुआ करता था। वेल दूसरी तरफ हम हेलान एंड एमी को देखते हैं जहाँ एमी परेशान नजर आ रही थी और फिर हेलान के पूछने पर बताती है कि आज मेरा सेकंड डे है। तो तब हेलान एमी से उठने के लिए बोलता है और अपनी जैकेट को उसकी सीट पर रख देता है। एमी को हेलान का ये सब करना बहुत ही अच्छा लगा कि यह कितना ज्यादा केयरिंग है, इसलिए तभी हेलान के शोल्डर पर हेड रखकर बैठ जाती है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई अपनी वीडियो डायरी रिकॉर्ड कर रही है, ये बताकर कि मुझे अर्थ पर आए हुए 200 करोड़ साल एंड मोमो की बॉडी में आए हुए 63 डेज हो चुके हैं। मैंने अपनी स्पेशल पावर कार्डोशी को दे दी थी स्टोन में जाने से पहले, ताकि टाइम आने पर मैं अपनी पावर वापस ले सकूं और अपनों की मदद कर सकूं। लेकिन अब मैं कार्डोशी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूं क्योंकि यहाँ के स्काई नेटवर्क बिल्कुल भी अच्छे नहीं, ना ही अभी यहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांस है। मुझे फिक्र है अपने एल्डर्स की, उनसे किए हुए प्रॉमिस की स्टार बने हुए लोगों की, पर कोई नहीं, एक दिन मैं वापस अपने घर जरूर जाऊंगी। और फिर प्रेजेंट में ध्यान से कुछ सोचने लग जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान फील्ड में जब रनिंग कर रहा था तो तब यहाँ गुई भी आती है और फिर इस बार हेलान से फास्ट भागने की कोशिश कर रही थी। तो तब हेलान भी पूरी कोशिश करने लग जाता है गुई को फिर से हराने की। पीछे से एमी, लीफेग एंड हेलान का दोस्त, ये तीनों भी इस पूरे नजारे को देख रहे होते हैं जहाँ एमी काफी ज्यादा जेलस हो रही है। डिंगनान बोला कि जरूर कुछ तो बात है, यानी पहले कहाँ हेलान को मोमो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अब ये दोनों हमेशा साथ में ही नजर आते हैं। तो तब एमी और ज्यादा जेलस होने लगी, इसलिए बाद में ये तीनों इस बारे में बैठकर डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। लिफेंग बोली कि मोमा पहले कहाँ डफर हुआ करती थी और अब अचानक से सुपर स्मार्ट बनने लगी है, इसलिए मेरी दोस्त एमी तुम फिक्र मत करो, मैं इस मोमो को सबक सिखा कर ही रहूंगी। ये तब ये सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि यह सभी लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तो तब लिफेंग को देखकर उसे बातें मारने लगती है कि लो आ गई हमारी स्कूल की क्वीन, जिसे लगता है कि वह सबसे बेहतर है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं। जिनजिन को बुरा लगता है कि तुम उन फालतू में मोमो को ऐसा क्यों बोल रही हो, तो ही मोमो चुपचाप खाना ले रही थी। लिफिंग कहती है कि यह शूटिंग और रनिंग करके खुद को बहुत ही बेहतर समझ रही है, जबकि लड़कों को ऐसी मैनली गर्ल्स पसंद नहीं होती बल्कि एमी जैसी सॉफ्ट गर्ल्स पसंद होती है। एमी कहने लगती है कि पर मैं जैसी भी हूँ, मैंने लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए कभी कुछ नहीं करा। तो वही हिलानॉन बस चुपचाप सब सुन रहा था एंड उसे अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। गुई अब जब सीट पर बैठने आई तो उसके बैठते ही दो लोग यहाँ से उठकर चले गए, क्योंकि कोई भी उस लड़की के साथ नहीं बैठ सकता जो बुली गर्ल लिफिंग का टारगेट हो। जिनजिन गुई से कहती है कि लोगों ने फिर से तुमको आउटकास्ट कर दिया है, पर कोई नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और वैसे भी इन जैसे लोगों का क्या है, जब तुम वीक थी तो ये सब तुम पर हंसती थी और अब जब तुम स्ट्रांग बन चुकी हो तो ये सब तुमसे जेलस हो रहे हैं। लिफिंग गुस्से से जिनजिन को देखती है तो वहीं गुई कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि यह सब अच्छा हो रहा है, यानी आउटकास्ट होने से अब मेरे पास और ज्यादा शांति एंड सुकून है। लिफिंग ने चढ़कर गुई के पास अपना बन फेंका और फिर बोली कि अरे मेरा बन गलती से वहाँ चला गया एंड इंस्ट्रक्टर ने बोला है
कि किसी को भी खाना वेस्ट नहीं करना है, इसलिए अब ये बन तुम्हें खाना होगा, यानी कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि इस बन को खाओ। गुई को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करके खाना खाने लगी। तो तब ली फेंग उठ गई और कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी अभी मैंने क्या बोला? क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? गुई गुस्से से चपस्टिक को तोड़ देती है, अपने हाथ को भीने लगती है, ये बोलते हुए कि आज से पहले कभी किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में या इस तरह से बात नहीं करी है। तो तब ली फेंग बोली कि ओ प्लीज बंद कर दो अपने इस ड्रामे को, कब तक तुम याददाश्त जाने की एक्टिंग करोगी? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो रुको, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, यानी तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद दिलाती हूँ, जो कि यह है कि तुम हमेशा अपना सर मेरे सामने नीचे झुका कर रखती थी। मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर मिल्क डाल देती थी, तो तब भी तुम मुझे बार बार सॉरी करती थी। हिलान हैरान होता है इन सभी बातों को सुनकर कि मोमो को बुली किया जाता था। तो वहीं गुई कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। ली फेंग कहती है कि हाँ मैं हूँ, तो अब तुम क्या कर लोगी? क्या तुम उससे फाइट बैक करोगी? जोकर तुम्हारे बस की नहीं, तुम सिर्फ एक लूजर हो जो सभी से बुली होने के लिए पैदा हुई है। तो तब हिलान को गुस्सा आ गया, इसलिए वह ली फेंग से चुप होने के लिए बोलता है, ये बताकर कि हम सभी क्लासमेट्स हैं। ली फेंग पूछने लगी कि क्या तुम मोमो को लाइक करने लगे हो जो उसका स्टैंड ले रहे हो? तो तब हिलान कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता, पर बस मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हिलान को देखकर एमी भी ली फेंग से शांत होने का कहने लगती है ताकि हिलान के सामने एमी की अच्छी इमेज बनी रहे। पर जब गुई एमी से कहती है कि तुम बीच में मत आओ क्योंकि मुझे तुम्हारे फेक सपोर्ट की जरूरत नहीं, तो तब एमी उठ गई और बोली कि ओ अच्छा ऐसा है तो हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम खुद ही सब हैंडल करो। और फिर यह चारों यहाँ से जाने लगे, यानी एमी हिलान को भी अपने साथ जाने का बोलती है। जिनजिन जिसे गुई के जोर से हाथ पटकने की वजह से उसके हाथ की फिक्र हो रही है, वो उसे समझाती है कि तुम इन लोगों को इग्नोर कर दो, ये सब ऐसे ही है। तो तब गुई कहती है कि नहीं, हमें कभी भी जुर्म को सहना नहीं चाहिए बल्कि खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना ये घटिया क्वालिटी के मॉन्स्टर जैसे लोग हम पर हावी होने लगेंगे। तो तब ली फेंग जाते जाते रुक गई और चिढ़कर पूछती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर बोलने की? और जब जैसी गुई को मारने आती है कि तभी गुई ने जोर से किक मारकर ली फेंग को टेबल पर गिरा दिया और फिर तभी उसके मुंह में बन घुसाकर उसे नीचे फेंक देती है। सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए इस सीन को देखकर, इंक्लूडिंग हिलान, क्योंकि आज से पहले कभी मोमो ने ऐसा कुछ नहीं करा था। वह बस चुपचाप सभी से बुरी होती थी एंड लोगों से डरती थी। ली फेंग चिल्लाने लगती है क्योंकि वह इंसल्टेड फील कर रही है। तो तब गुई जिनजिन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी कि चलो ड्रामा खत्म हो चुका है। और जब जा रही होती है तो तब हिलान उसे हैरानी से देख रहा था। एमी जल्दी से ली फेंग के पास आए एंड उसे उठाने लगी, तो वही जिनजिन खुश है कि वाओ तुमने कितने अच्छे से ली फेंग को सबक सिखाया। तो इस बात पर गुई बोली कि जब सोल्जर्स बदतमीज और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं तो तब एक कमांडर का फर्ज बनता है उनकी अकल को ठिकाने पर लाने का। वेल सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि आज इन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए सभी वापस अपने घर जा रहे थे। जिनजिन रो रो कर इंस्ट्रक्टर को बाय बोल रही होती है। फिर एमी से पूछती है कि क्या तुम्हें रोना नहीं आ रहा है कि अब हम कभी इंस्ट्रक्टर से फिर दोबारा मिल नहीं पाएंगे? तो तब गुई पूछती है कि पर रोना किस बात का जब वह भी जिंदा है और हम भी जिंदा हैं, यानी कि रोया उन लोगों के लिए जाता है जो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और फिर ध्यान से पूरी जगह को देखने लगी कि मुझे यहाँ आकर अपनापन लगा था, पता नहीं मैं कब वापस से अपने घर जाकर बैटलफील्ड में उतर पाऊंगी। वेल सीन कट होता है और अब हम यूजेन को देखते हैं जो कि गुई को लेने आया है। फिर बोला कि भला तुम्हें मिलिट्री वालों ने ऐसा क्या खिलाया है जो तुम इतनी स्ट्रांग बन चुकी हो? गुई पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तब वह बोला खुद को स्पेशल समझने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम ने मुझे न्यू कंप्यूटर दिलाने के लिए बोला है, इसलिए मैं तुमको लेने आया हूँ। और फिर गुई को घर के रूल्स बताने लगा कि बॉस हमेशा मैं रहूंगा, तुम्हें मेरी एक आवाज में पानी लेकर आना होगा, खाना लेकर आना होगा, जो मैं कहूंगा वो चीज लानी होगी। तो तब ये सब सुनकर गुई यूजन को इग्नोर करने लगती है। तो तब वो उसे खींचकर बोला कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, एंड ऐसे क्या देख रही हो? मारू एक जोर से तुम्हारी खींच के बोलो मारू क्या? तो तब गुई मन ही मन कहती है कि अब मुझे वापस से इस नमूने को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर जब वो घर आई तो तब मॉम डैड गुई का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, यानी बोल रहे होते हैं कि यह खा लो, वो खा लो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। यूचैन चिढ़कर अपने डैड से बोला कि डैड मैं आपका सगा बेटा हूँ, यहाँ भी ध्यान दे लो। तो तब डैड यूचैन को चुप करा देते हैं, ये कहकर कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन की अभी तबीयत ठीक नहीं है। गुई मन ही मन बोलने लगती है कि वैसे मोमो के मॉम डैड बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन यह मुझे बहुत परेशान करते हैं, ज्यादा बोल बोल कर। अगर बात की जाए भाई की तो यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक दिन मैं इसे भी सबक जरूर सिखाऊंगी अगर यह मुझसे उलझेगा। वेल नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मोमो जब बाहर थी तो यहाँ वो मिस्टर चाओ को नोटिस करती है, फिर समझ गई कि यह वही आदमी है जो उस दिन मेरे घर के बाहर थे, यहाँ तक कि मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम भी नजर आए थे और अब भी यहाँ पर है। इसका मतलब यह मुझ पर नजर रख रहे हैं, पर आखिर यह ऐसा कर क्यों रहे हैं, यानी यह है कौन? जो सब पता करने के लिए मुझे इन्हें फॉलो करना होगा। और फिर तभी मिस्टर चाओ के घर के बाहर आ गई। यहाँ काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बोलते हुए कि हमें जानना है कि मिस्टर चाओ किस चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कि तभी मोमो को यहाँ एक दूसरी एलियन दिखी जो कि अलग से शाइन कर रही थी, इसलिए मोमो उस एलियन से
आकर पूछती है कि तुम कौन से प्लेनेट से हो, क्या तुम प्लेनेट स्कॉर्पियस से हो। तो तब वो दूसरी लड़की शॉक रह जाती है कि इसने मुझे पहचाना कैसे। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यही